आज उत्तर प्रदेश में मुल्क के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। एक साथ 75 अजला में ड्राई रन किया गया। हर जिले में 6 मराकज पर ड्राई रन हुआ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने कोरोना वबा से निपटने में हिंदुस्तानी क़यादत के अहम रोल की तारीफ की है। मुल्क समेत दुनिया भर में फैली कोरोना वबा के तकरीबन 1 साल के बाद अब मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लोगों को लगने के लिए तैयार है, जिसके तहत जगह जगह फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले मरहले में वैक्सीन लगाई जाएगी। अलीगढ़ में इसके 6 मराकज़ बनाए गए हैं। शहर के प्लस साहिबाबाद में आज वैक्सीन को लेकर रिहर्सल किया गया और मुंतखब किए गए 25 हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई गई। महकमे सेहत के डॉक्टर राहुल ने इस मुहिम की पूरी तफसील बताई। वहीं हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाने के बाद अपने तासुरात से भी आगाह किया। निकट भविष्य में इस वैक्सीन को सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर को लगाया जाएगा। उसके लगाने से पहले एक ये ड्राई रन अभियान शुरू किया गया है। ड्राई रन अभियान का मतलब ये है कि हम इसके लिए किस हद तक तैयार हैं। उसके लिए हमारे नगरीय क्षेत्र में 6 बूथ चुने गए हैं, जिसमें पला साहिबाबाद है, जमालपुर है, JN मेडिकल कॉलेज है। और आज जो मुझे वैक्सीन लगी है उससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। बस थोड़ी सी मुझे पहले से प्रॉब्लम थी स्किन की, तो हल्की सी खुजली है। और मतलब मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि हमारी सरकार हमारे लिए इतना सोच रही है कि हम लोग छोटे से लेकर बड़े तक इस दिक्कत का सामना कर सकते हैं और सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हम भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब मैं जानी मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ सर, वैसे सही हुआ। बस थोड़ा दर्द हुआ है पर इंजेक्शन लगा, वैसे कोई महसूस नहीं हुआ। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के बाद कोरोना टीकाकारी की शुरुआत होनी है। इससे कबल वैक्सीनेशन के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज रियासत के सभी 75 अजला में टीकाकारी के ड्राई रन की शुरुआत की गई। मेरठ में देहात और शहर के 3 मराकज़ पर वैक्सीनेशन के मॉक ड्रिल की गई। वैक्सीनेशन के मॉक ड्रिल में जिला पुलिस इंतजामिया और महकमे सेहत के स्टाफ के अलावा हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया है। आप खुद ही देख रहे हैं कि जाकिर कॉलोनी में जो भी हमारे सेंटर्स हैं वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर्स के रूप में एक सीनियर PCS ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। पूरी फोर्स की लगाई गई ड्यूटी। और इसमें जो भी गाइडलाइंस थे, गाइडलाइंस के कारण हमारे साथ CMO एडिशनल CMO तिवारी जी भी हैं, यहाँ के प्रभारी डॉक्टर वीर सिंह भी हैं। और आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 लोगों को मॉक ड्रिल के अंतर्गत 25 लोगों को जो हेल्थ वर्कर्स उनको आज मॉक ड्रिल हो रही है। आप इसमें 3 रूम्स की जो प्रोविजंस थे, जो गाइडलाइंस थे, उसके अनुसार आपने देखा, आपने जैसे एंट्री किया था V1 पे हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो भी तो जो पुलिसकर्मी लगे हैं उन्होंने पूरी उसकी चेकिंग किया। तो उसके बाद हमारे चेकिंग पॉइंट्स पे जहाँ पे ID को चेक किया गया, चाहे ID के बाद फिर वैक्सीनेशन रूम में आप नहीं गए तो आपने खुद ही इसको वॉच किया है। वैक्सीनेशन रूम में उनके जैसे गए तो उनका OTP जनरेट हुआ। OTP जब उन्होंने बताया तो उनकी एंट्री की गई। एंट्री करने के बाद वैक्सीनेशन लगाया गया। जो हमें ऊपर से शासन से गाइडलाइन मिली हैं उस गाइडलाइन के हिसाब से 3 कमरों की व्यवस्था करनी थी। वेरिफिकेशन के बाद फिर हम टीके लगाने के लिए वैक्सीनेशन रूम बनाया हमने, उसमें भेज रहे हैं। वहाँ टीका लग रहा है, उनको सब इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि उनको क्या क्या करना है, अगली बार 28 दिन बाद आना, किस डेट में आना और क्या प्रिकॉशन लेनी है आपको। आसाम में सरकारी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को ख़त्म करने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में भी इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के वजूद पर सवालिया निशान लग गया है। यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 560 है। आसाम में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को खत्म करने के फैसले से मदारिस में बेचैनी पाई जा रही है। गुज़िश्ता दिनों आसाम में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को जिस तरह से खत्म किया गया, इसके बाद यूपी के दीनी मदारिस के वजूद को लेकर लोगों में शक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का ख्याल है कि अगर आसाम का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी आजमाया गया तो 1 सदी पुराने मदरसा बोर्ड का खात्मा हो जाएगा। दीनी मदारिस को इस बात का भी खदशा है कि अगर योगी हुकूमत ने इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को खत्म करने का कोई फैसला किया तो मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात में बैठने वाले 1 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात मदरसे की तालीम से महरूम हो जाएंगे। रियासत में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 560 है। यूपी के इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में इस वक्त 9514 असातिज़ा अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं।
इसके अलावा यूपी मदरसा बोर्ड से तस्लीम शुदा दीनी मदारिस की कुल तादाद 19,213 है। तस्लीम शुदा दीनी मदारिस रियासत के दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, जहां गरीब बच्चों की तालीम का सिर्फ यही एक अहम जरिया है। न सिर्फ मदरसा, अगर अरबिक पर्शियन बोर्ड के अलावा संस्कृत बोर्ड भी मुतासिर किया जा रहा है तो हम उसके भी खिलाफ हैं, हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। कोई भी मजहब हो, वो अपने बच्चों की तरबियत करता है तो इसलिए करता है कि वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन इस तरह से खलल वाक़ करना भी असम में जो किया गया है, क्या वो मुल्क के मफाद में है? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर इंसान को अपने मजहब के एतबार से जीने का और ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अब अगर कोई साहब ये सोचें कि एड बंद हो जाएगी, इमदाद बंद हो जाएगी तो मदरसे बंद हो जाएंगे, हाँ हो सकता है, आपके अख्तियार में है, आप कर सकते हैं, लेकिन तालीमी सिलसिला बंद नहीं होगा। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड पहले अरबी फारसी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। अरबी फारसी बोर्ड का कयाम 1 सदी पहले अमल में आया था। यूपी तालीमी बोर्ड की तरह ही अरबी फारसी बोर्ड भी रियासत का एक खुद मुख्तार तालीमी बोर्ड था। अरबी फारसी बोर्ड के असनाद के मयार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि यहाँ से फारिग होने वाले गैर मुस्लिम अफराद भी अपने नाम के आगे मुंशी और मौलवी बड़े फख्र से लगाया करते थे। उनमें मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद और हिंदी के मारूफ अदीब मौलवी महेश प्रसाद का नाम शामिल है। लेकिन 1996 में अरबी फारसी बोर्ड को महकमे तालीम से अलग करके इसको महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद के मातहत कर दिया गया। इस तरह अरबी फारसी बोर्ड की अहमियत खुद ब खुद कम हो गई। 14 दिसंबर 2007 को रियासती हुकूमत ने अरबी फारसी बोर्ड का नाम बदलकर यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड कर दिया और इसका सदर मकाम इलाहाबाद से लखनऊ मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। नगर निगम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खाता सीज कर दिया है। ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी पर नगर निगम के टैक्स 14 करोड़ 83 लाख बकाये की अदायगी न करने पर की गई है। नगर निगम के टैक्स सुपरिटेंडेंट विनय कुमार ने बताया कि साल 2013 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास निगम की ज़मीन पर टैक्स बकाया चल रहा है। इस ताल्लुक से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से तमाम कागजी कार्रवाई भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए एमयू के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते को सीज किया गया है। विनय कुमार का कहना है कि अगर बकाये की अदायगी 1 हफ्ते के अंदर नहीं की जाती है तो कानूनी कार्रवाई करते हुए खाते से रकम नगर निगम को ट्रांसफर कराए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिनियम और नियमावली की व्यवस्था के अंतर्गत अलीगढ़ नगर निगम ने जो विहित प्रक्रिया है उसका पूर्णतया पालन करते हुए बिल नोटिस ऑफ डिमांड सेवित कराए, पत्र भी प्रेषित किए, व्यक्तिगत सक्षम अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, परंतु यह भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में चूँकि अलीगढ़ नगर निगम का अभिलेखों के अनुसार सबसे बड़ी धनराशि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ही बकाया है, बाध्य होकर यह कार्रवाई। नगर निगम अलीगढ़ के प्रॉपर्टी टैक्स बकायाजात की अदायगी के मामले में एमयू ने वाजे किया है कि इसने मरकजी वज़ीर तालीम और यूजीसी को मकतूब लिखे हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एमयू के तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक क़िदवई ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकामती जगहों के लिए हाउस टैक्स अदा करती रही है और क्लासरूम, लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरियों के लिए अलीगढ़ नगर पालिका से इसे छूट मिली थी। वहीं दूसरी जानिब खुद एमयू के 9 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम अलीगढ़ नगर निगम पर बाकी है। देखिए, जहाँ तक इस नगर निगम की कार्रवाई का सवाल है तो मुझे ये इस पे कहना है कि ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हाई कोर्ट में मामला था। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो अलीगढ़ में जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है उसमें मामले को रखा जाए। चूँकि पेंडेमिक कोरोना काल था, इस वजह से मामला अभी विचाराधीन है। लेकिन जहाँ तक और यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में जो है अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री को और यूजीसी को लिखा है कि इसके फ़ंड जो है रिलीज़ किए जाए, ताकि हम इसके जो भी हमारा जो नगर निगम का जो भुगतान किया जा सके। लेकिन ये है कि ये जो नगर निगम है, नगर निगम का यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से ज़ाहिर आपको पता है बिजली से चलते हैं और वाटर सप्लाई होती है। तो हमारा यूनिवर्सिटी का 9 करोड़ 33 लाख रुपए नगर निगम पर बाकी है। हम लोगों ने कई बार उनको जो है रिमाइंडर भी भेजा, लेटर भी भेजे, नोटिस भी भेजा, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ।
गाजियाबाद मुरादनगर इलाके के शमशान घाट लिंटर हादसे में पुलिस ने अब तक 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हादसे के कलीदी मुलजिम अजय त्यागी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम जब अजय त्यागी और उसके साथी को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर गई तो वहां पर मौजूद मुतासरा खानदान की एक खातून ने मुलजिम पर चप्पलों से हमला कर दिया और बिलक बिलक कर अपना दर्द बयान करने लगी। शमशान घाट हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। ख्याल है कि 3 जनवरी की सुबह मुरादनगर के शमशान घाट में एक शख्स की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी, तभी शमशान घाट पर वाक़ कॉरिडोर का लिंटर मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 38 अफराद दब गए। इनमें से 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि अस्पताल में 19 अफराद ने दम तोड़ दिया। आखिरकार कैसे 25 लोगों की मौत हुई है, 25 लोग मरे हैं, क्या कहोगे? 25 लोगों की दर्दनाक मौत है। चुप रहे तो कुछ नहीं होना। पता उसका आग था उसके घर में लगा ना, जिसके घर से जा रहे हैं, जिसके घर से एक की मौत हुई और वहाँ 25-30 आदमियों की लाश है। घरों में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, हाहाकार मच रहा है। लोग बाहर सिक्के पड़े हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। मेरठ में नकली करेंसी छापने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मेरठ के कंगनानगर थाना इलाके के एक मकान में नकली करेंसी छापने का काम किया जा रहा था। मेरठ पुलिस ने मां बेटी समेत इस गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। इस गैर कानूनी धंधे का भांडा उस वक्त फूटा जब गंगानगर की दुकान पर नकली नोट को चलाने की कोशिश की गई। शक होने पर दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। नकली नोट लेकर दुकान पर आने वाली खातून से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ और इस धंधे से जुड़े गैंग के दूसरे लोगों के भी नाम सामने आए। पुलिस के तहकीकात के मुताबिक नकली करेंसी के छापने का काम ये गैंग काफ़ी वक्त से कर रहा था। 500 और 2000 के नोट की छपाई की जा रही थी। गैंग के लोगों ने नकली करेंसी की सप्लाई मेरठ और आसपास के इलाकों में करते थे। पुलिस ने मकान से नकली करेंसी के अलावा प्रिंटर भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा नकली नोट छाप चुका है, जिसमें 5 लाख की कीमत के छपे हुए नोट बरामद हुए। गैंग में ज़्यादातर अफराद एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। गैंग की लीडर एक खातून है जो गंगानगर में किराए के मकान में रहती है। नोट हैं और लगभग 1 लाख रुपए के अर्धनिर्मित नकली नोट हैं। इसमें घटनाक्रम इस तरह से है कि मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो कुछ समय से कुछ दिनों से बाजार में नकली नोट चला रही है। मुखबिर की सूचना के अनुसार उस महिला को पकड़ा गया तो उसके पास से भी कुछ नकली नोट बरामद हुए। उसके बाद इस पूरे कड़ी को पता किया गया तो उसमें पता चला कि इस महिला को रॉबिन नाम का एक व्यक्ति है जो उसका रिश्तेदार भी है, वो नकली नोट सप्लाई करता है। रॉबिन तक पकड़ा गया। उसके बाद जो इसके पीछे के जो सरगना थे, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया है। एक का नाम विनोद है, एक का नाम सिकंदर है और तीसरे का नाम प्रशांत है। विनोद, सिकंदर और प्रशांत, ये तीनों, इसमें से जो प्रशांत है वो पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। मूल रूप से केरल का रहने वाला है, अभी वो गाजियाबाद जेल में निरुद्ध है। इसमें बाकी जो व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। विनोद अभी फरार चल रहा है, जिसके लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। 2 महिला की गिरफ्तारी हुई है। जो नोट हैं वो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 2000 के, 500 के, 200 के और 100 के ये नकली नोट तैयार करते थे कलर प्रिंटर के और बाकी अन्य उपकरणों के माध्यम से। लगभग 5.5 लाख रुपए के नकली नोट हैं। 1 लाख रुपए के अर्धनिर्मित जो नकली नोट हैं ये इनसे बरामद हुए हैं। सारे उपकरण बरामद हुए हैं। उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इन सबको जेल भेजा जाए। अभी तक आपने फोटो नहीं ली। क्या बताया आपने? भैया प्लीज आप, हमने तो फांस दिया है। किसने फांसा? पुलिस वालों ने। हमने तो और सारी उनकी मशीन निकलवाई। हम नहीं पता। उर्दू के मशहूर मारूफ शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इनकी 53 साली को मलहूज रखते हुए अज खुद इनकी ख्वाहिश के मुताबिक PhD की डिग्री को बशीर बद्र तक पहुँचाया। इन दिनों डॉक्टर बशीर बद्र का एमयू डिग्री को सीने से लगाए हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है। इस सिलसिले में एमयू शोबा राब्ता आमा के असिस्टेंट मेंबर इंचार्ज डॉक्टर राहत अबरार ने अहम रोल अदा किया। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर शाबिर क़िदवई के मुताबिक डॉक्टर बशीर बद्र इन दिनों भोपाल में मुकीम है। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1977 में PhD मुकम्मल की थी। वो और उनके अहल खाना PhD की डिग्री को हासिल करने के लिए बड़े पुरजोश थे, लेकिन ज़ाब्ते के तहत वो अप्लाई नहीं कर सके, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने आज खुद खुसूसी तौर पर इन्हें डिग्री मुहैया कराई है। डॉक्टर बशीर बद्र साहब जो उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, शायर हैं, उनको हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एजाज़ से भी नवाजा है, साहित्य अकेडमी के अवार्ड से भी नवाजा है। इन दिनों भोपाल में सख्त अलीग है।
और वो अपनी याददाश्त भी भूल बैठे हैं, खो बैठे हैं। तो उनके बेगम की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से उनकी डिग्री जो है वो मिल जाए। तो उसके लिए उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमने तमाम डिटेल हासिल करने के बाद उनकी डिग्री जो है वो 1973 से में उन्होंने PhD की थी। तो वो डिग्री हासिल हो गई और उनको फिर कोरियर कर दिया गया। उस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। और किसी भी उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1969 में MA उर्दू में भी फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और अब क्योंकि वो याददाश्त खो बैठे हैं तो उनके घर वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी पुरानी यादें जो हैं दोबारा लौट आए। और उनका एक शेर भी है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो अब हम समझते ये हैं कि कम से कम इस बहाने उनको डिग्री भेजी तो उस पर खुशी का इजहार किया उनके घर वालों ने और सब लोगों ने। और ख़ुद बशीर बद्र साहब का जो फ़ोटो भेजा गया है वो अपने सीने से उस डिग्री को लगाए हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात थी और हम लोगों के लिए भी सादत की बात है कि हमने एक बड़े शायर और अपने एक साबिक़ तालिब इल्म की वो डिग्री उन तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। जी डॉक्टर साहब को दिखाया उनको, क्योंकि कम बहुत सुनने लगे हैं तो उनको बार बार कहा कि आपकी ये PhD की डिग्री आ गई है, अब जो आप इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं निकलवा पा रहे थे। तो उन्होंने देखा और उसके बाद उसको झुमा लिया। तो बहुत खुश हुए और अच्छा लगा हमें भी कि देर आयत दुरुस्त आयत। अगर आप इनकम टैक्स अदा करते हैं या अपनी आमदनी छुपाते हैं तो हमारी खबर आपके लिए ख़ास खबर साबित होगी, क्योंकि अपनी आमदनी छुपाने वाले या आमदनी से कम इनकम टैक्स जमा करने वालों को अब आसानी से तलाश किया जाएगा। इसलिए इसके लिए गाज़ियाबाद के इनकम टैक्स दफ्तर में फेसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर की मौजूदगी में टैक्स पेयर, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकला के साथ एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ख़ास तौर पर 15 अगस्त को नाफिज हुए फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया गया। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया गाजियाबाद के आयकर विभाग में, ये जो आयकर विभाग की नई स्कीम आई है फेसलेस असेसमेंट स्कीम की, मुख्य रूप से उस पर केंद्रित था। और हमारा ये इरादा है कि हम इस स्कीम के बारे में लोगों को, जनता को जागृत करें और इसके जो लाभ है इसके विषय में बताएं और लोगों को प्रेरित करें कि इस स्कीम को समझें और सही तरह से इसका अनुपालन करें। इस स्कीम के तहत आज मुख्य तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स को बुलाया गया था, जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उनके माध्यम से ये जानकारी हमारे सारे जो करदाता हैं उन तक जाएगी। कानपुर कलेक्ट्रेट में अचानक फायरिंग होने से हलचल मच गई। ADM कोर्ट में रिवॉल्वर सीन कराने पहुंचे शख्स ने जैसे ही रिवॉल्वर निकाला, फायर हो गया। गोली रिवॉल्वर सीन कराने आए नौजवान के हाथ को छूकर निकली। वहीं सामने खड़े वकील के मोबाइल में भी गोली लगी। वाक़े के बाद जख्मी नौजवान और वकील मौके से फरार हो गए। ख्याल है कि असलहे के रिन्यूअल के लिए राकेश सिंह नाम का एक शख्स 2 वकीलों के साथ ADM कोर्ट पहुंचा था। कानपुर के बड़ा चौराहे पर वाक़े शॉपिंग मॉल में कुछ नौजवान जब घूम रहे थे तो गार्ड से कुछ कहा सुनी पर तनाज़े के बाद वहां तैनात बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड्स के जवानों ने इन नौजवानों की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को रफा दफा करवाया। पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से सांबर मसाला हो या चने का मसाला। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर,
कोरोना से सबसे बड़ी जंग, 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। होमगार्ड्स के जवानों को बिहार पुलिस के जवानों के तर्ज पर मिलेगा ग्रेड पे। नीतीश काबीना की मीटिंग में लिया गया अहम फैसला। कमर्शियल और मालबरदार गाड़ियों का लॉकडाउन के अरसे का नहीं देना होगा रोड टैक्स। कोरोना वैक्सीन को लेकर वजीर आला नीतीश कुमार का बयान। कहा 4 से 5 महीनों में सबको लगेगा टीका। वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत है पूरी तरह से तैयार। जल जीवन हरियाली प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने दिखाई इंकिसारी। अपने लिए लगी वोजरा से बड़ी कुर्सी को बदलवाकर बैठे छोटी कुर्सी पर हुकूमत के सबके मसावी होने का दिया पैगाम। गोपालगंज में जेडीयू रुकन असेंबली का हैरानकुन बयान। कहा भागलपुर में इनकी वजह से हार गया बीजेपी का उम्मीदवार। गोपालगंज में होमगार्ड जवान के कत्ल के बाद हंगामा। NH 28 जाम कर लोगों ने की आगजनी। पटना सिटी में 50 लाख से ज्यादा की शराब जब्त। ट्रक से 550 कार्टन जब्त। 3 स्मगलरों को किया गया है गिरफ्तार। आज जल जीवन हरियाली को लेकर आम लोगों की शराकतदारी पर तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। नीतीश कुमार अपने लिए दूसरे वज़रा से लगी बड़ी कुर्सी को हटवाकर छोटी कुर्सी पर बैठे। इस तरह इन्होंने हुकूमत में मसावी होने का पैगाम दिया। हर महीने के पहले मंगलवार को ये होगा। अगर इसमें आप बात करते रहिएगा तो जान लीजिए 1.5 साल के अंदर ही जो माहौल बनेगा बिहार का, आप समझ लीजिए ये यूनिक होगा, खास होगा। इसलिए हम लोगों को छोड़ना नहीं है। पक्का कर लीजिए हर महीने पहले मंगल को इस तरह से मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, लोगों के साथ संवाद। एक बड़ी संख्या में 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण उसमें हुआ था और वह जन भागीदारी का, माफ कीजिएगा, 18,000 लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण हुआ। बिहार कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल ने अपने ओहदे से हटने की ख्वाहिश जाहिर की। इन्होंने कांग्रेस आला कमान से इन्हें इस ओहदे से सुबकदोश होने और कोई छोटी जिम्मेदारी देने की गुजारिश की। इनका कहना है कि निजी वजूहात की बुनियाद पर वो कम जिम्मेदारी वाला ओहदा संभालना चाहते हैं। सिर्फ साइन बोर्ड के आधार पर कांग्रेस पार्टी कार्य कर रही है, तो इस साइन बोर्ड पार्टी में कोई व्यक्ति संगठन का प्रभारी बनकर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। गठबंधन में लगता है सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी असंतोष है टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी, और जिस तरह से पराजय हुई है उस तरह को भी। लिहाजा श्री गोहिल दिल्ली के भी प्रभार से मुक्त हो रहे हैं और बिहार के भी प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। नेता के तौर पे, बिहार के प्रभारी के तौर पे उन्होंने बेहतर काम किया है। इसमें क्या बुराई है? अगर उस स्वास्थ्य कारणों से बड़ी जिम्मेवारी नहीं संभाल पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें दूसरी कोई छोटी जिम्मेवारी दी जाए, तो ये किसी को भी अधिकार है। गोपालगंज से जेडीयू के रुकन असेंबली गोपाल मंडल ने एक ऐसा बयान दिया जिससे बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती पर एक मरतबा फिर मुखालफिन को हमला करने का मौका मिलेगा। दरअसल गोपाल मंडल का कहना है कि भागलपुर में बीजेपी उम्मीदवार की हार इनकी वजह से हुई। अब रुकन असेंबली की अजीब और गरीब दलील भी सुनिए। उनका कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार ने इनको स्टेज पर नमस्कार नहीं किया, इसलिए वो चुनाव हार गए। कमान के गलती के कारण अगर सुयोग किया भागलपुर का, वो पांडे, रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको टोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी
समस्तीपुर में एक तालाब में मछली मारने के तनाजे को लेकर दो ग्रुपों में जमकर मारपीट हुई। हालात इतने खराब हो गए कि समस्तीपुर पुलिस के भी हालात पर काबू पाने में न सिर्फ पसीने छूट गए बल्कि कई पुलिस एहलकारों का खून तक बहा। समस्तीपुर के संघिया के भरिशोर गांव में यह वाक़या पेश आया, जहां तालाब में मछली मारने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद मुश्तइल लोगों ने गांव में आग लगा दी। दोनों ग्रुपों के लोग एक दूसरे की जान लेने पर तुल गए। बिहार असेंबली के स्पीकर विजय सिन्हा ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद इन्होंने कहा कि यह सिर्फ खैर सगाली मुलाकात थी। इन्होंने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात करके काफ़ी मुस्बत तवानाई मिलती है। विजय सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम के साथ बिहार की तरक्की से जुड़े कई मुद्दों पर तफसील से बातचीत हुई। ये कटसी कॉल मुलाकात है और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद हम लोगों का ऊर्जा का स्रोत हैं और हम लोग काफ़ी आनंदित होते हैं और काफ़ी उत्साह बढ़ता है। इनका मार्गदर्शन रहा, लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत करना, बिहार की विकास को गति मिले, माननीय विधायकों के जुनून जो उनकी समस्या है उसका समाधान सदन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके, कई विषय पर काफ़ी देर तक चर्चा हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।